अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुनीबा फ़ायज़ा। मैंने एमएससी जामिया से किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और पीएचडी मेरी साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से रही, जो कि ग्वांगझो में है, चाइना में। वो भी मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स से करी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत बड़ा सा शब्द लगता है लोगों को, लेकिन वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसमें जो जितनी भी बायोलॉजी रिलेटेड जितनी भी बायोलॉजी वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम कंप्यूटर की टेक्निक्स अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो जितनी भी कंप्यूटर टेक्निक्स हैं, जो भी मेथड्स यूज़ कंप्यूटर के लिए किए जाते हैं कंप्यूटर साइंस में, उसको हम बायोलॉजी फील्ड में अप्लाई करके जो बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी रिसर्चर्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका बेसिक वर्क ये होता है कि वो दवाइयाँ ढूंढते हैं, नए नए इलाज ढूंढते हैं बीमारियों के लिए, और नई नई दवाइयाँ बनाते हैं। और भी बहुत कुछ, जो जितने भी आप देखते हैं, जितने भी जीव जंतु, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बेसिक फीचर्स हम जानना चाहते हैं। हम स्टडी करते हैं कि जो जो चीज़ें उनकी बॉडीज़ में प्रेजेंट हैं, वो आप कैसे उनको समझ सकते हैं या कैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। या फिर हम लोग स्टडी करते हैं कि जैसे ह्यूमंस कैसे आए, या कोई जानवर है, कोई भी किसी भी तरह का आप ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, चाहे वो जीव जंतु हो या किसी भी तरह के हो, हम स्टडी करते हैं कि वो कहाँ से आए, कहाँ से उनकी हिस्ट्री है, क्या उनके एंसेस्टर्स रहे हैं, क्या उन लोगों के फंक्शंस थे। तो ये सब काम हम लोग का बेसिकली होता है। और पीएचडी में ऐसे ही एक काम था। एक एंजाइम है, पेरोक्सीजिनेज कहलाता है, जो बहुत सारी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को उसको स्पीड अप करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन वो सिर्फ मशरूम्स में और जितने भी फंगल ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें पाया जाता है। तो मेरा काम सिर्फ उस एंजाइम के ऊपर था। मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी, कहाँ से वो आया, या दूसरा उसके जैसे जितने भी एंजाइम्स हैं वो उनसे आपस में कैसे एक दूसरे से मिले हुए हैं, कौन सा एंजाइम पहले आया, या कौन सा मशरूम, आप समझिए कौन सा मशरूम पहले आया। तो वो चीज़ हम लोग की एवोल्यूशन स्टडी कहलाती है। तो एक हमने वो किया। दूसरा चीज़, क्योंकि हमें कंप्यूटर टेक्निक्स इसमें अप्लाई करनी होती हैं, तो हमने दूसरी चीज़ की कि हम इन सब इन्फॉर्मेशन को जो हम पढ़ते हैं, जो कुछ हमें मिलता है, हम उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक डेटाबेस बना देते हैं, या फिर एक वेब सर्वर आप समझ लीजिए, वो हम बना देते हैं, ताकि हम जैसे हमारे या स्टूडेंट्स जो भी उसमें कुछ सर्च करें वो उनको आसानी से मिल जाए। या जो मानिए वो इसके रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं उसी एंजाइम के ऊपर, या उसी मशरूम के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको ईज़िली जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की होगी वो सब उनको ईज़िली अवेलेबल होगी। तो उसमें हम क्या कलेक्ट करते हैं? उसमें हम कलेक्ट करते हैं कि मानिए ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर आपने सुना होगा डीएनए होता है, जो, या हम लोगों में कुछ बातें होती हैं जो हमसे हमारे बच्चों में जाती हैं, फिर उनके बच्चों में। तो हम उनको कंप्यूटर पर स्टडी करते हैं, हम उनका एक पूरा सीक्वेंस देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये बातें होती हैं। तो वो बेसिकली हम लोग की स्टडी होती है। अब मसलन आप ले लीजिए, जैसे आजकल कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, तो उसके लिए पूरी दुनिया में इतने जी जान से कोशिशें हो रही हैं कि कोई दवाई मिले, कोई ड्रग मिल जाए, कोई वैक्सीन मिल जाए, क्योंकि वायरल वैक्सीन्स और ड्रग्स उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए बनाना बहुत मुश्किल है। ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं। बैक्टीरिया और वायरस दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क बहुत होता है। बैक्टीरिया के लिए आप इजीली दवाइयाँ बना सकते हैं, उनको मार सकते हैं या कुछ भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं बॉडी में, लेकिन वायरस के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। वायरस में एक सबसे फेमस फीचर ये होता है कि वो शेप्स बहुत जल्दी बदलता है। अपनी शेप बदल लेगा तो आप उसके लिए दवाई जो भेजेंगे वो तो उस जगह पे जाएगी ही नहीं, तो उसका इलाज कैसे होगा? कोरोना वायरस में क्या है कि वो बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है, मतलब कि वो उसके अंदर जो उसका सीक्वेंस है, जो उसके अंदर डीएनए है, जो भी है, वो उसके अंदर चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो शेप भी, कुछ भी, उसका फंक्शन भी चेंज हो सकता है। अब जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि मिंक फार्म में कितने मिंक्स जो हैं वो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पाए गए हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि उन फार्म एनिमल्स में अभी तक कोरोना वायरस नहीं गया था, लेकिन क्योंकि ये म्यूटेट हो गया है, ये चेंज हो गया है, तो उन लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हमारे लिए टारगेट सिर्फ एक कोरोना वायरस बन गया है।
हम उसके लिए दवाइयाँ बनाना चाहते हैं, हम उसके लिए चाहते हैं कि हम अपनी ही जितनी भी दवाइयाँ अब तक FDA अप्रूव कर चुका है, हम उसको देखें कि वो क्या उस एंजाइम को, उस वायरस को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, या उसको मार दें, या उसको, या अगर वो बॉडी में पहुंच भी गया तो उसको इतना कर दें, अगर पूरी तरह से ना भी मारे, इतना कर दें कि वो आगे बढ़े नहीं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाकर फैल जाता है, और फैलता है तो फिर लंग्स हर जगह जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी खुद उससे फाइट कर सकती है, लेकिन अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आपको बेशक उसके लिए दवाइयाँ चाहिए ही चाहिए। तो एक रास्ता तो ये हो गया कि या तो आप दवाई बना लें, उस वायरस में बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स होती हैं, जगह होती है जहाँ जाके वो ड्रग बाइंड करता है, तो उस ड्रग का काम ये होता है कि वो वहाँ जाके बंद हो गया, अब वहाँ कोई दूसरा एंजाइम नहीं आएगा जिससे कि वो मल्टीप्लाई कर सके या बढ़ सके, तो उसको वहीं रुक जाएगा, और जो भी आपके बॉडी में जितना भी फैला होगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि आप उससे बचाव करें, या तो ये होता है कि आप उसको लगने ही ना दें, दूसरी चीज़ ये होती है कि लग गया है तो अब उसका इलाज, जो कि अभी हाल फिलहाल में हमारे पास दोनों ही नहीं है। पूरे जी जान से कोशिशें हो रही हैं कि वैक्सीन बन जाए इसके लिए, ताकि जो लोग जितने भी अब लोग हैं वो सब वैक्सीन ले सकें और फ्रीली घूम सकें। मोस्टली ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं अब, लेकिन वैक्सीन बनना बहुत मुश्किल है। यूके की जो वैक्सीन बन रही है उसमें वो भी वायरस से ही बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं वैक्सीन बनाने के, कि या तो आप वायरस ही यूज़ कर लीजिए, उसी का पार्ट ले लीजिए और उसको बॉडी में भेज दिए। बॉडी में जब आप भेज देंगे इंसानों में, तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको याद कर लेते हैं कि हाँ मेरे पास एक ऐसा एंटीजन एंटीबॉडी आया था तो मुझे उससे फाइट करना है। फिर क्या होता है उसमें, अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद या 3 महीने बाद आपके वो सेल्स भूल जाएं, उनकी मेमोरी शॉर्ट स्पैन है और वो भूल गए कि मुझे उन सेल से फाइट करना था जो बॉडी में आए थे। तो उसके लिए एक डोज दिया जाता है, उसको कहते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में क्या कहता है, वो उन सेल्स को फिर से रिमाइंड कर देता है कि हाँ कि आपको उनसे फाइट करना था। तो ये सिंपल जितना सुनने में लग रहा है उतना है नहीं, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। एक तो आप ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट भी लगता है, और इसमें वेट लैब जो कि प्योर लैब होती है जिसमें आप बाकायदा सब चीज़ बनाते हैं खुद से, तो वो भी लगती है। लेकिन अक्सर क्या हो जा रहा है आजकल कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ड्राई लैब में रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन जब उसको दोबारा से वेट लैब में किया जाता है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिस्ट जो हैं, जब उसको करते हैं तो वो रिजल्ट सेम नहीं हो पाते हैं। ये कुछ भी सॉफ्टवेयर की वजह हो सकती है, कुछ भी वजह हो सकती है। तो बेसिक चीज़ें ये होती हैं वैक्सीन बनाने के लिए। हम लोगों ने हमारी एक मैगज़ीन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिव्यू, हमने एक रिसर्च ग्रुप बनाया था लॉकडाउन के टाइम में कि हम कोरोना वायरस के लिए या तो कोई ड्रग बना सकें या कुछ भी कोई ऐसा क्योर हम ढूंढ सकें जो सबके काम आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की अपने तौर पर, जितनी भी हम लोग ड्राई लैब कर सकते थे, क्योंकि वेट लैब के हम लोगों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो हमने ड्राई लैब जितनी थी हमने सब करी, और हमने एक वैक्सीन बनाई, हाइपोथेटिकल वैक्सीन आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो सब ड्राई लैब है, सब हमने कंप्यूटर में किया है, रियल वर्ल्ड में वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसमें भी हमने यही किया, हमने कई सारे सेल्स मिलाकर कई सारे एक चीज़ होती है एपिटोप्स, वो एक सीक्वेंस से ही छोटा सा सेगमेंट, एक हिस्सा लिया जाता है जो कि सब आप मिलाकर जोड़कर फिर उसको उस जो आपका वायरस है उसके साथ आप डॉक करते हैं, उसके साथ उसकी देखते हैं कि वो बाइंड हुआ नहीं हुआ तो कितना इफ़ेक्टिव था। तो हम लोग के रिजल्ट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन वो क्योंकि सिर्फ ड्राई लैब है तो अभी हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसका ड्रग बना लीजिए, और ये भी हो सकता है कि वो ड्रग कुछ टाइम के लिए इफ़ेक्टिव है और फिर वो रेजिस्टेंस आ जाता है कि वायरस क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेट भी कर रहा है, तो हो सकता है वो ड्रग कुछ टाइम में उसके लिए इनफेक्टिव हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो कुछ टाइम ले, मान लिया 1 साल चला या बहुत से बहुत 1.5 साल 2 साल चल गया, और फिर वो ड्रग जो है मान लिया 10 साल भी चल गया, और फिर वो ड्रग उसके लिए वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा उसमें। दूसरी चीज़ ये भी होती है। तो ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ख़ासकर कोरोना वायरस के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है हर लैब का।
और हम सब लोग जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, वो सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह इसका कोई क्योर ढूंढा जाए, जो कि बहुत मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप ड्रग बनाते हैं तो उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने होते हैं कि मान लिया आपने एक ड्रग बना लिया, अब वो आपकी बॉडी में जाएगा, ये भी हो सकता है कि उससे आपको फीवर हो, या ये भी हो सकता है उससे आपको कोई बड़ी बीमारी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी ड्रग के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो अभी तक के FDA अप्रूव्ड ड्रग्स हैं वो तो अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप ज़्यादातर फोकस, क्योंकि ड्रग ना बन पा रहे हैं, ना ही जो पुराने ड्रग्स अवेलेबल हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। एक चीज़ निकली थी जिसको कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। उसमें क्या किया उन लोगों ने, वही जो मैंने आपको मेमोरी सेल्स वाली बात बताई, उसमें जो पेशेंट्स थे कोरोना वायरस के और वो रिकवर कर गए, तो उसका प्लाज्मा उन्होंने लिया बॉडी से और उसको जो न्यू पेशेंट्स आए उनके पास कोविड-19 के, उनमें इंसर्ट किया ताकि उनमें मेमोरी हो और वो इस चीज़ को पहचान सके कि हाँ अब आपको इस चीज़ से लड़ना है। तो एक प्लाज्मा थेरेपी इसमें इफ़ेक्टिव हुई है, जिससे कि रिकवरी रेट भी बढ़ा है कंट्रीज़ में। प्लस ड्रग से ज़्यादा अब फोकस वैक्सीन पर हो गया है, क्योंकि ड्रग्स बनाने इसलिए मुश्किल हो गए हैं, कहते हैं एक कॉमन चीज़ आप उसमें ढूंढते हैं। जब आप एक मान लिए 20,000 कंपाउंड्स हैं आपके पास, 20,000 ड्रग्स हैं, और आप उन सब में से छांटना है कि कौन सा ड्रग मेरे लिए काम करेगा। तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो आपका वायरस है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कैसा है देखने में, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर उसमें एक कॉमन फीचर मिल गया आपको, एक कॉमन पॉकेट मिल गई आपको, या फीचर्स ही कहते हैं वैसे उनको, वो फीचर्स कहलाए जाते हैं कि कौन कौन सा ड्रग उसमें बाइंड कर सकता है इफ़ेक्टिवली। तो वो चीज़ रिसर्चर्स को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ड्रग्स बनने बहुत मुश्किल हो गए हैं और वैक्सीन पर अब फोकस किया जा रहा है। वैक्सीन बन जाती है तो वो लाइफ टाइम एश्योरेंस है, और इसीलिए जो अभी रीसेंट ट्रायल्स चल रहे हैं यूके के, 3rd फेज़ ट्रायल्स अभी ओवर हुए हैं, तो उसके बाद अभी भी उसमें काफ़ी काम बाकी है, लेकिन वो लोग जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना वायरस बहुत सुनने में बहुत आसान लगता है कि आप सिर्फ एक हैंड सैनिटाइज़र से, उसको बॉडी के बाहर है तो आप सिर्फ हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके उसको मार सकते हैं, बट वो बॉडी के अंदर है तो वो ज़िंदा है। क्योंकि बाहर है, बॉडी के अंदर गया तो वो ज़िंदा ऐसे है कि वो आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई करने लगता है, बढ़ने लगता है, ग्रो करेगा वो, तो पूरी बॉडी में फैलेगा। इसलिए बेटर है कि प्रिकॉशन लिए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। जितना भी हैंड सैनिटाइज़र है ये सब आप लोग यूज़ करें, सबसे बेस्ट यही है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट सिर्फ इतना ही है कि हम लोग सिर्फ टेस्ट कर सकते हैं, जितना भी इन सिलिको टेस्ट होता है हम लोग के लिए, वो हम पूरी पुरजोर कोशिश कर सकते हैं कि जितने भी एफ़र्ट्स हैं वो सब हम लोग की टीम ने भी लगाए हैं। रिसेंटली मैंने अभी एक लैब ज्वाइन करी है जामिया मिलिया इस्लामिया में, डॉक्टर अब्दुल रब की लैब है, उनके लीशमैनिया पर काम होता है। लेकिन हम लोग रिसेंटली ये अपना जो भी हमने वैक्सीन अभी बनाया है उसकी कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से वेट लैब में उसको कहीं से किसी तरह से प्रूव कर सकें और उसको देख सकें कि क्या वाकई में उसकी कुछ एक्टिविटी है वायरस के अगेंस्ट या नहीं। तो PhD में मेरा सारा वक्त बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर ही रहा है। उसमें सारा हमने ड्राई लैब किया, स्टडी किया, कौन सा एंजाइम कहाँ से आया, कौन सा प्रोटीन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप समझें। बेसिकली मेरी स्टडी मशरूम्स, फंगाई इन पर ही थी। और फिर उसके बाद हम लोग रिसोर्सेज बनाते हैं कि कैसे हम दूसरे जो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिस्ट हैं उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, वेब सर्वर्स बनाते हैं, और उसमें आप कॉमन पीपल भी उसमें ईज़िली सर्च कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा क्लिनिकल टर्म्स का आइडिया होना चाहिए, जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं उसका थोड़ा आइडिया होगा तो वो कॉमन पीपल भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे हमारी जो मैगज़ीन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिव्यू, उसमें जो हम आर्टिकल्स लिखते हैं वो इसी तर्ज पर लिखे जाते हैं कि जो नॉर्मल मान लिया कोई अंडर ग्रेजुएट है तो वो अगर उसको पढ़ना चाह रहा है तो वो ईज़िली उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ईज़िली समझ सकें। तो ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि आर्टिकल्स उसमें इसी तर्ज पर हों। कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स भी बनाए जाते हैं सिर्फ इसी उसके लिए कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचे। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोई इतनी हार्ड फील्ड नहीं है जितना सुनने में लगता है। ये मतलब रोज़मर्रा की चीज़ अब बन गई है, हर जगह यूज़ होती है।